नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 24 को। यह आपकी 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में बात करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी के तीनों सेक्टरों की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे से अलग है, ये हम समझेंगे। साथ साथ हम समझेंगे सकल घरेलू उत्पाद को यानी कि जीडीपी क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को काम धंधे करते हुए देखते होंगे। जैसे भी आप बाहर निकलते हो, जैसे ऑटो वाला है काम कर रहा है, रिक्शा पुलर है वो अपना काम कर रहा है, सब्जी बेचने वाले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस है, बहुत सारे काम धंधे हैं। ओके, ये जितने भी काम धंधे ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? वो सभी काम धंधे जिनसे हमें इनकम प्राप्त होती है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उनको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक। दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिनको हम अनार्थिक क्रिया भी कह सकते हैं, जिनसे हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती है। जैसे आप स्कूल जाते हो, क्या आपको इनकम प्राप्त होती है? नहीं होती ना, तो ये आपकी गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक। अब ये जो आर्थिक क्रिया या गैर आर्थिक क्रिया, एक ही काम दोनों हो सकता है। जैसे डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर। अगर इनकम हो रही है, आय हो रही है, तो आर्थिक कहलाएगा। अगर आय प्राप्त नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे अनार्थिक क्रिया। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, टीचर है वो स्कूल में टीच करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में टीच करते हैं, इनकम हो रही है तो वो क्या? आर्थिक क्रिया है। वही टीचर जब घर पर अपने बच्चों को टीच करता है, उसको इनकम नहीं हो रही तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया है। ऐसी आपके मदर है, घर पे खाना बनाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, लंच तैयार करते हैं, डिनर तैयार करते हैं, आप उनको पैसे देते हो? नहीं देते ना, यानी आपकी मदर को कोई इनकम नहीं हो रही तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया है। यही काम जो होटल में शेफ या कुक करते हैं, वहां पे उनको इनकम मिलती है, काम सेम ही है, वहां पर उनको आय प्राप्त होती है, तो वहां पर ये आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक। अब ये जो आर्थिक क्रिया है ये बहुत सारी, इसकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दे तो हजारों काम धंधे मिलेंगे हमारे अपने आसपास। ठीक। अब इतने सारे काम धंधों को कौन याद रखे? समझने में मुश्किल होगी। इसलिए आसानी से हम इनको समझ पाए, इन काम धंधों को तीन जो क्षेत्रकों में, तीन सेक्टरों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? जैसे प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, यानी कि तीन भागों में इनको बांट दिया जाता है। ठीक, ताकि हम अच्छे समझ पाए। अब ये प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, खनिज संसाधन हो गए, इस तरीके के संसाधन, उनका हम उपयोग करेंगे और किसी नई वस्तु का निर्माण या उत्पादन करेंगे, तो वो कहलाएगी प्राथमिक क्रिया। जैसे खेती करना है, कृषि है, उसमें क्या करते हैं? जैसे मिट्टी का, जल का उपयोग करते हैं ना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या? कृषि की। ठीक। ऐसी पशुपालन हो गया, खनन हो गया, पेड़ वनों से लकड़ी काटना हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी प्राथमिक गतिविधियां कहलाएगी। ठीक। तो प्राथमिक गतिविधियां कौन सी है? जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते नई वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाएगी। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन इत्यादि प्राथमिक क्रियाओं के एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है द्वितीय क्रियाएं। अब ये द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती है? द्वितीय क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें प्राथमिक सेक्टर से कच्चा माल लिया जाएगा, यानी कच्चा माल कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा, और उसके बाद किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाएगा, यानी कि विनिर्माण किया जाएगा। वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना, यानी कि यहां पर प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेंगे और उसके बाद नई वस्तु का निर्माण करेंगे। जब नई वस्तु का निर्माण करेंगे तो दो बदलाव आएंगे। एक तो वस्तु ज्यादा कीमती हो जाएगी, दूसरी वस्तु ज्यादा उपयोगी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं गन्ना। गन्ना क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट है ना, प्राथमिक सेक्टर जो है उसमें पैदा किया जा रहा है। अब उसको लिया सेकेंडरी सेक्टर में और क्या बना दिया? उससे चीनी बना दी। अब चीनी बन गई, चीनी ज्यादा कीमती हो गई और उसका उपयोग भी बन गया, उपयोग बढ़ जाता ना। जैसे कीमती जो गन्ना है 2-4 रुपए का मिलता है, चीनी 40 से 45 रुपए पर केजी आपको मिलेगी। गन्ना है, उसका जूस पी लीजिए, उसको अब चूस लीजिए 1 या 2, बस इतना ही उपयोग है। जबकि चीनी से आप जो काम कर सकते हो गन्ने से नहीं कर सकते। क्या गन्ने से आप जलेबी बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। गन्ने को आप चाय में नहीं डाल सकते, लेकिन चीनी को डाल सकते हो। यानी जो भी वस्तु सेकेंडरी सेक्टर में बनाएंगे वो ज्यादा कीमती होगी और ज्यादा उपयोगी होगी। इसी तरीके से जो कपास है, कपास से कपड़ा बनाना,
ये क्या, ये भी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं और उससे नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको विनिर्माण सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, ये सारे काम कहाँ किए जाएंगे, ये कारखानों में किए जाएंगे, फैक्ट्री में किए जाएंगे, तो जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे, इसलिए इसको उद्योग से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, जैसे प्राइमरी सेक्टर उसमें मेन काम धंधा कृषि है तो उसको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद रह गया हमारा तृतीयक सेक्टर। ओके, तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर। जो तृतीयक क्रियाएं हैं यहां पर दोनों जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं हैं उनसे दोनों से अलग है। ये अलग कैसे, जैसे प्राथमिक में कुछ वस्तु का उत्पादन किया जाता है, सेकेंडरी में भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, टर्सरी जो सेक्टर है, तीसरा जो सेक्टर है, उसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि यह क्या करता है, ये सेवाएं देता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, उनको क्या दी जाती है, सेवाएं दी जाती है, इसलिए इस सेक्टर को सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे टीचर है, वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं, कुछ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते ना, कभी कभी आपको मुर्गा बना दिया, बैल बना दिया, वो अलग बात है, वरना प्रोडक्ट नहीं बनाते। ऐसे ही बैंकर हैं या ट्रक वाले जो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, क्या कोई वस्तु बनाते हैं, नहीं बनाते, वो इधर का काम उधर, इधर का माल उधर पहुंचाते ना। तो ये जो परिवहन की सुविधा है, संचार की सुविधा है, बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर है, इंजीनियर है, ये सभी टर्सरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये कोई वस्तु का निर्माण नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये सेवाएं देते हैं, इसलिए टर्सरी सेक्टर को, तृतीयक सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गए भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख सेक्टर कौन कौन से। आपको अच्छे से इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स के साथ पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इन तीनों सेक्टरों का क्या योगदान है। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है सकल घरेलू उत्पाद को। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसको आपने इस शब्द को पहली बार सुना होगा, लेकिन जीडीपी जो शब्द है वो कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा। ये जीडीपी यही सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी एक ही चीज है। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को उस वर्ष में देश में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और इनके योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं बताता हूं कैसे होगा। यानी कि ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, ये हो गया आपका टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर हो गया। इनके द्वारा एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं पैदा की गई, ठीक, जितनी भी वस्तुएं पैदा की गई उनका मूल्य, जितनी भी सेवाएं पैदा की गई उनका मूल्य, उनको जोड़ देंगे। प्राइमरी में हम सेकेंडरी को जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें हम टर्सरी को जोड़ देंगे, बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा जीडीपी। क्या मिल जाएगा? जीडीपी। यानी कि एक वर्ष में, समय कितना है? एक वर्ष। एक वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर, तीनों सेक्टरों में जितनी भी सेवाएं या वस्तुओं का उत्पादन किया गया, सेवाएं हो, जैसे टर्सरी सेक्टर वस्तु नहीं बनाता ना, सेवाएं देता है, तो उसका, और जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में जितनी वस्तुएं पैदा की उनके मूल्य को जोड़ देंगे एक वर्ष में, तीनों के मूल्य को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, ये सकल घरेलू उत्पाद है। आसान से तरीके से समझ जाओगे ना। यानी कि प्राइमरी सेक्टर है, जितना भी उत्पादन हुआ उसका हम मूल्य लगाएंगे, वस्तुओं को काउंट नहीं करना कि ये 10 है, 20 है, 1 लाख है, 2 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी गाड़ियां बनी कोई मतलब नहीं, हमें उसके मूल्य से मतलब है। ओके, यानी कि हमने प्राइमरी सेक्टर के मूल्य को जोड़ दिया, उसमें हमने जोड़ दिया सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी वस्तुएं उत्पादन हुई उनके मूल्य को, उसमें जोड़ दिया जो टर्सरी सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, उसमें जो सेवाएं उनके मूल्य को, तीनों को जब हमने जोड़ दिया तो तीनों का योग आ जाएगा, उसको हम कहेंगे जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, जितनी बड़ी जीडीपी होगी किसी देश की, सकल घरेलू उत्पाद जितना अधिक होगा, इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी है, यानी कि वो देश उतना ही अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद क्या है। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसकी जब हम गणना करते हैं तो 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। 2 चीजें, जैसे एक तो ये कि हमें वस्तुएं नहीं काउंट नहीं करनी है, वस्तुओं की गणना नहीं करनी है, कितनी गाड़ियां बनी, कितनी माचिस बनी, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? वस्तुओं के मूल्य से मतलब है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज कि हमें डबल काउंटिंग से बचना है। पहली चीज तो समझ गए होंगे कि हमें वस्तुओं की गणना नहीं करनी, बल्कि उनके मूल्य से मतलब है, उसको जोड़ना है। दूसरी चीज कि हमें दोहरी गणना की समस्या है, उससे बचना है। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है? यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ दिया जाता है। जैसे कैसे समझ में आएगा? मान लीजिए कि एक किसान है, उसने गेहूं बेच दिया किसी चक्की वाले को, ठीक, फ्लोर मिल को बेच दिया। अब उसने उसका आटा बनाया,
अब उसने आटा बेच दिया बिस्किट वाले को, बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने वहां पर बिस्किट बनाए और बिस्किट को बेचा। अब ये कि अगर हम इसमें गेहूं का मूल्य, आटे का मूल्य और फिर बिस्किट का मूल्य तीनों को ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। हमें क्या जोड़ना है, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु कौन सी है, बिस्किट बनाए। अब बिस्किट बनाए, जैसे कि गेहूं दिया गया 20 रुपए किलो, किसको दिया गया, चक्की वाले को। चक्की वाले ने उसका आटा बनाया और 25 रुपए किलो किसको दे दिया, उसने दे दिया बिस्किट वाले को। बिस्किट वालों ने उससे बिस्किट बनाए और बेच दिया 100 रुपए किलो के हिसाब से। ओके, अब हमें क्या करना है, जो 100 रुपए है उसी को ही जोड़ना है, वो अंतिम वस्तु है, उसके मूल्य को जोड़ना है। ऐसा नहीं कि 20 रुपए जोड़ेंगे फिर 25 जोड़ेंगे फिर 100 जोड़ेंगे, तो उसमें क्या हो गया, गेहूं तो 3 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि 25 रुपए उसमें भी गेहूं का रेट शामिल है, उसने अपना मुनाफा बढ़ा करके बता दिया। और जो बिस्किट है उसमें गेहूं और पिसाई दोनों शामिल है। तो हमें अंतिम वस्तु की गणना करनी है, न कि वस्तु को बार बार गणना करनी है। अगर बार बार गणना करेंगे तो इसे बोल देंगे वस्तु की डबल काउंटिंग, दोहरी गणना, उससे हमें बचना है। और दूसरा, हमें वस्तुओं के मूल्य की गणना करनी है, न कि हमें वस्तुओं की गणना करनी है, कितने किलो, कितनी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्रक है उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो उनकी हमें तुलना करनी है। एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन रहा है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, यानी कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी 1971-72 की बात करें तो 40% इसका शेयर होता था। कितना, 40% शेयर किसका था, प्राइमरी सेक्टर का होता था, यानी कि बहुत बड़ा सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर। लेकिन 2011-12 की बात करें तो केवल 15% शेयर है वो प्राइमरी सेक्टर का है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर हमारे देश के विकास में कितना योगदान दे रहा है, 15%, केवल 15% रह गया, बहुत पीछे रह गया। सेकेंडरी सेक्टर है जिसका 25% शेयर था, अब रह गई है, अब भी उतना ही है, 25% है, 25% है, कोई बदलाव नहीं आया। जबकि जो टर्सरी सेक्टर था उसका शेयर हिस्सा होता था 35%, कब, 1971-72 में, अब कितना हो गया, 60%। यानी कि देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का है, जो सबसे उभरता सेक्टर है। ठीक, यानी कि देश की कुल हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, वो तृतीयक सेक्टर है। अब हम बात करते हैं रोजगार के आधार पे। ठीक, ये तो बात होगी कि देश की अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान है। अब बात करेंगे रोजगार मतलब किस सेक्टर में कितने लोग लगे हुए। तो प्राइमरी सेक्टर में 1972-73 में 74% जो लोग थे वो खेती बाड़ी में या प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे। अब की बात करें 2011-12 में तो अब भी 49%, 49% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए। लेकिन यहाँ देखिए कि लोग लगे हुए 49% और इकोनॉमिक रोल कितना है, 15%, यानी कि गड़बड़ है। लोग कहाँ ज्यादा लगे हुए, प्राइमरी सेक्टर में। इसका मतलब यहाँ पर इतने लोगों की नीड नहीं है, फालतू के ही लगे हुए। उसी तरीके से देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका जो रोजगार में अगर योगदान की बात करें तो 1972-73 में 11% लोग थे यही काम धंधे में लगे थे, उद्योगों में लगे थे। अब 24% जो लोग हैं, 24% लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं। इसी तरीके से 15% लोग हुआ करते थे टर्सरी सेक्टर में 1972-73 में, और अब 2011-12 की बात करें तो 27% जो लोग हैं वो टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो ये हमने योगदान देखा कि यहाँ पर जीडीपी में योगदान है, उसके आधार पे सबसे बड़ा सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर है। लेकिन जब हम बात करें रोजगार की तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। यहाँ दोनों में जब हम कंपेयर करें तो क्या अंतर समझ में आ रहा है, एक अंतर ये समझ में आ रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर लोग ज्यादा लगे हुए हैं जबकि उसका शेयर कम है। इसका मतलब यहाँ पर सरप्लस लोग हैं, ज्यादा लोग हैं जिनकी जरूरत नहीं है। उन लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है, हमें शिफ्ट करना है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक निपट जाएगी। तो यहाँ पर जो सारणी हमने देखी, जो टेबल हमने देखा, उससे स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक सेक्टर और जो तृतीयक सेक्टर है वो हमारे जीडीपी का 3/4 देते हैं। कितना, 3/4 लगभग दे रहे हैं। 75% के आसपास शेयर है वो यहीं से आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा शेयर आ रहा है। जबकि कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो उसका लगभग 50% आबादी है वो केवल और केवल प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है और बाकी दोनों सेक्टर में केवल 50% लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों में तालमेल की कमी है, यानी कि जहां पर शेयर जहां आ रहा है वहां पे लोग कम है और जहां पे लोग ज्यादा है वहां से शेयर कम आ रहा है। यानी कि हमें इसमें बैलेंस बनाना है, तभी देश है वो ठीक से आगे बढ़ पाएगा। पिछले कुछ सालों की बात करें तो प्राथमिक जो सेक्टर है हमारा उस पर लोगों की निर्भरता कम हुई है। काफी सारे लोग हैं, जैसे हम बात करते हैं पिछले 20-25 वर्षों की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में लगे 75% के आसपास लोग लगे थे।
ओके, अब धीरे धीरे वो लोग कहाँ लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं तो वो किस में चले गए, वो या सेकेंडरी सेक्टर में चले गए या फिर वो टर्सरी सेक्टर में चले गए। इसके कारण जो प्राइमरी सेक्टर है उससे दबाव कम हुआ है। लेकिन फिर भी अब भी अगर बात करें तो लगभग आधी जो आबादी है हमारे देश की वो प्राइमरी सेक्टर में ही लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा लोग कार्यशील है, यानी कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग काम धंधे पे लगे हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इसे छिपी हुई बेरोजगारी या फिर इसे हम अल्प बेरोजगारी कहेंगे। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है कि जब लोग, जैसे मान लीजिए कि एक दुकान है, ओके, उस पर 5 लोग हैं वो काम करते हैं, जरूरत है वहां पर 2 लोगों की, 3 लोग फालतू में काम करें, अगर तीनों लोगों को हटा दें तो भी काम धंधा इनकम उतनी होनी है। तो ये क्या छिपी बेरोजगारी है। हमें वो 5 लोग काम धंधे करते हुए दिख रहे हैं लेकिन 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा लगे हुए, उनको हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे छिपी बेरोजगारी। दूसरा तरीका ये होता है कि छिपी बेरोजगारी का अर्थ ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, वो अपनी क्षमता से कम प्राप्त कर रहा है, तो उसे भी छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। जैसे कोई पीएचडी किया हुआ आपके पड़ोस में है, ठीक, आपका रिलेटिव है, पीएचडी किया हुआ है, वेल एजुकेटेड है, प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, वो डिजर्व करता है 50,000 रुपये। लग क्या रहा है, लग तो ऐसे रहा है ना, काम धंधा मिला, वो उसे रोजगार है उसके पास, लेकिन वास्तव में वो छिपी हुई बेरोजगारी है, हिडन है, क्योंकि काम धंधा करता तो दिख रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितना कि वो डिजर्व करता है। तो ये भी छिपी बेरोजगारी है। और जब आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसको भी हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की और डिस्कस करते हैं इस वर्कशीट के कुछ आसान से प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना करनी है, ठीक, इनकी तुलना करनी है। तो देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को हम 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक जैसे कि कृषि पशुपालन हो गया, द्वितीयक जैसे उद्योग हो गए, और तृतीयक यानी कि परिवहन संचार इत्यादि में बांट सकते हैं। अब 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर है उसका 15%, द्वितीयक सेक्टर का 25% और जो तृतीयक सेक्टर है उसका 60% यानी कि 60% योगदान था। रोजगार की दृष्टि से अगर हम 2011-12 के आंकड़े देखें तो सर्वाधिक 49% लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए, जबकि द्वितीयक सेक्टर में 24%, जबकि तृतीयक सेक्टर में 27% लोग लगे हुए। यानी कि यहाँ पर हमें तुलना करनी है कि कहाँ पर कितने लोग लगे हुए, किसका जीडीपी में कितना शेयर है, किस सेक्टर में कौन कौन से काम धंधे आते हैं। तो ये इस तरीके से हम तुलना करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो किसी विशेष वर्ष में, कोई भी वर्ष लगा लीजिए, किसी एक वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं, उनके और सेवाओं के मूल्य के योग को, योग मतलब जोड़ को हम क्या कहेंगे, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहेंगे। यानी एक वर्ष में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टरों में जितनी भी वस्तुएं पैदा की गई या फिर जितनी भी सेवाएं दी गई उनके मूल्य को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा जीडीपी। उसे कहेंगे हम जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, हमें बताना है। ओके, तो जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं किंतु अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं, ठीक, यानी कि कार्य तो कर रहे हैं, काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे, लेकिन अपनी क्षमता से, अपनी एबिलिटी से कम काम करें, या फिर कहीं पर अगर आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करें तो उसे हम कहेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाएगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।